हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओनली सीरियसली। तो हम कवर कर रहे थे क्लास 9th का एक टॉपिक डेमोक्रेसी। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसके अंदर हमने बात की थी कि डेमोक्रेसी होती क्या है, कुछ माइलस्टोन्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सेटअप किए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी, भारत आज़ाद कब हुआ, कब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, कब केम इनटू फोर्स, एंड ड्राफ्टिंग कमेटी को कितना टाइम लगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। सीएडी के बारे में हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 368 जो है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का प्रावधान देता है और इट मेक श्योर्स दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल इनफ कि भाई जनरेशन के साथ हम चल सकें। इसके बाद हमने बात की प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वो भी द पीपल ऑफ इंडिया से अपनी पावर डिराइव करता है। कुछ की वर्ड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इसके अलावा सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जाके देखें, उससे आपको चीजें बेटर तरीके से क्लियर होंगी। हमने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, व्हाई डज पावर रेस्ट विद द पीपल। पॉपुलर सॉवरेनिटी का एक क्वेश्चन था, वो हमने डिस्कस किया था। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 पे, जिसकी स्टार्टिंग हम करेंगे कुछ की फिगर्स ऑफ द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कुछ ऐसे चंद लोग जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया के। इन्हें हम आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमारे पास बारी आती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यादव, प्रेसिडेंट रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी यही बने थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर इन्होंने नेशनल यूनिटी के बारे में काफी प्रावधान रखे और जो कि बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड भी किए गए, ताकि हमारी देश की यूनिटी को बरकरार रखा जा सके। इसके बाद आते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। इंट्रोड्यूस किया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि बाद में नींव बना किस चीज की, प्रियम्बल ऑफ इंडिया की, जो कि आप पिछले पार्ट में चेक कर सकते हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे। इन्होंने फॉरेन पॉलिसीज काफी बेहतर तरीके से मैनेज की, जिनका जिक्र आज भी होता है, और इन्हें हम आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद बारी आती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी रहे। यूनिफाई करने में 562 प्रिंसली स्टेट्स टू द इंडियन यूनियन इनका बहुत बड़ा योगदान है। इससे एक चीज याद आती है कि लास्ट में 3 प्रिंसली स्टेट बचे थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर, जिन्हें अलग अलग तरीके से भारत के अंदर जोड़ा गया, जिसके बारे में आप डिटेल में गूगल में पढ़ सकते हैं या फिर फर्दर क्लासेस में जो है हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद बारी आती है B.N. राव जी की, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर रहे। काफी हेल्पफुल रहे ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के लिए। इन्होंने डॉक्टर B.N. राव ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस, डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस को बैठ के पढ़ा, उन्हें समझा और उनके अंदर जो बेहतर प्रावधान उन्हें लगे उन्हें डिस्कस किया ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के साथ, ताकि उन्हें हम अपने संविधान में जोड़ सकें। तो डॉक्टर B.N. राव का काफी बड़ा योगदान था। इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क को एक शेप दी। इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ द डेमोक्रेसी, एक एक करके हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, पर 10 प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से? पॉपुलर सॉवरेनिटी की जो अल्टीमेट पावर जो है वो पीपल के पास है, यानी कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया के पास अल्टीमेट पावर है डेमोक्रेसी। इसके बाद बारी आती है रूल ऑफ लॉ की। लॉ जो है वो सबसे ऊपर है, इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी जो है वो लॉ के अंडर ही आते हैं।
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, हमने कुछ कमीशन एस्टैब्लिश किया है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन, ताकि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवा सके पार्लियामेंट यानी कि राज्यसभा लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बाद लोकल लेवल पे जब हमें इलेक्शन कंडक्ट करवाने होते हैं तब हम किसकी तरफ देखते हैं, हम देखते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ। इसके बाद बारी आती है हमारे पास इक्वालिटी की। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वालिटी को प्रमोट करता है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। बारी आती है लिबर्टी यानी कि फ्रीडम। आप कोई भी धर्म, कोई भी बिलीफ, किसी भी एसोसिएशन के साथ जुड़ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप ये सारी चीजें एंजॉय करते हो एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। इसके बाद बारी आती है जस्टिस। किस तरीके का जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, कि आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये एक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। इसके बाद बारी आती है अकाउंटेबिलिटी। जिसको आपने वोट किया है, जिसको आपने मंत्री बनाया है, जो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो अकाउंटेबल है। यदि आप उसको कुछ भी सवाल पूछते हैं तो उसकी जिम्मेदारी है उसे निभाना। इसके बाद बारी आती है रिस्पेक्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स। कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट हैं, जो कि हम फर्दर अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद बारी आती है मेजॉरिटी रूल विद माइनॉरिटी राइट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर देश में ऐसा होता है कि मेजॉरिटी का जो है रूल रहेगा ही, पर माइनॉरिटी के राइट्स को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा इन डेमोक्रेसी। ये एक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का। इसके बाद बारी आती है सिटीजन का पार्टिसिपेशन। हम वोट करते हैं, हमारा वोट, एक वोट, 1 वोट काउंट्स इज इक्वल टू 1। इट मीन्स कि सबका वोट इक्वल माना जाएगा। यदि कोई अमीर है या फिर गरीब है तो उनके वोट की वैल्यू सेम रहने वाली है, डिफरेंट नहीं। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पॉपुलर सॉवरेनिटी के बारे में, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी बोल देते हैं। पॉपुलर सॉवरेनिटी यानी कि अल्टीमेट इन अ डेमोक्रेसी द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर रेस्ट्स विद द पीपल। अकाउंटेबल हैं, जिन्हें आपने वोट किया है वो आपके लिए अकाउंटेबल हैं, आपके लिए जवाबदेह हैं। अगर उनसे कोई गलती होती है तो आप उनसे इस्तीफा मांग सकते हैं। राइट टू वोट। हर सिटीजन जो कि 18 साल का है या फिर उससे ऊपर है, अंडर आर्टिकल 326 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल जाता है कि वो वोट कर सकता है। सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोट होगा, यानी कि आप जिसे चाहे वोट डाल सकते हैं। आपके आसपास कोई उसे देखने वाला नहीं है कि आपने किसे वोट डाला है। ये आपकी प्राइवेसी को इंश्योर करता है। Electing representatives. Citizens use their vote to elect governments and representatives who act on their behalf. सिंपल है। इसके बाद हमारे पास बारी आती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वर्ड थोड़ा सा कठिन दिखाई पड़ सकता है, लेकिन सेम चीज है कि अल्टीमेट पावर जो है हमारे पीपल ऑफ इंडिया यानी कि सिटीजन्स के पास है, और हमारे पास राइट टू वोट है रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज, एजुकेशन, वेल्थ और सोशल स्टेटस। और इसे हम कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी भी बोल देते हैं। सिंपल एक्सप्लेनेशन है जो कि हमने पिछले पॉपुलर सॉवरेनिटी के केस में देखा ही है, जहां पे 18 साल या फिर उससे ऊपर राइट टू वोट हमें मिल जाता है अंडर आर्टिकल 326। ईच पर्सन्स वोट होल्ड्स इक्वल वैल्यू, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी वोट जो है वो डिनाई नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट सम एक्सेप्शनल केसेस, है ना। डिस्क्वालीफाई अगर कर दिया गया है उसे बाय लॉ, तो उसकी वोट किसी एक पर्सन को वोट करने से मना किया जा सकता है।
इंपॉर्टेंस क्या है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का? इक्वालिटी को इंश्योर करता है, एम्पावर करता है हमारे सिटीजन्स को, स्ट्रेंथन करता है हमारी डेमोक्रेसी को और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है। किस केस में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि राइट टू वोट को डिनाई किया जा सकता है? एज रिस्ट्रिक्शन ऑब्वियसली। अगर 18 साल से आप नीचे हैं तो आपको वोट करने से मना कर दिया जाएगा। आप भारत के सिटीजन नहीं है, नेपाल से आके कोई बोले कि भाई मेरे को वोट करना है तो अलाउड नहीं, अनसाउंड माइंड है आपको, यानी कि घोषित कर दिया गया है कि आप उस स्थिति में नहीं है, उस मानसिक स्थिति में नहीं है जिसमें आप वोट कर सकते हैं, यानी कि आप कंपिटेंट नहीं है वोट करने के, तो आपको वोट करने से मना कर दिया जा सकता है। लीगल डिस्क्वालिफिकेशन है, किसी क्रिमिनल कन्विक्शन में आपका केस चल रहा है, करप्शन किया है आपने इलेक्शन के संदर्भ में, तो आपको वोट करने से मना किया जा सकता है। इसके बाद बारी आती है हमारे पास सेकंड प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, विच इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी, इवन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो लॉ से ऊपर नहीं है, सबके लिए लॉ बराबर डिसाइड किया गया है। The rule of law is a fundamental principle of any democratic society. It ensures equality before the law and equal protection, establishing that no one, not even government officials, is above the law. Equality and impartiality. हमारा रूल ऑफ लॉ यही कहता है कि सब सिटीजन्स इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सब इक्वल हैं, सबके लिए एक ही लॉ है, बराबर है। फेयर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर डिस्प्यूट होता है तो ऐसा नहीं है कि कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है तो उसके बिहाफ में केस झुक जाएगा। मान लो अगर किसी मंत्री का लड़का है और एक किसी गरीब ने उसके ऊपर केस कर दिया, जैसा कि आप कुछ मूवीज में भी देखा होगा, जॉली एलएलबी टाइप में, है ना, किसी गरीब ने अगर केस कर दिया किसी मंत्री के लड़के पे, तो ऐसा नहीं है कि आप का जो मंत्री जो है वो उस केस को किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर ले, पर वो केस जो है तरीके से फेयरली सुना जाएगा हमारे कोर्ट में। इसके बाद हमारे पास बारी आती है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। हमारे कोर्ट डिसाइड करते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फॉलो किए जाएं। गारंटी किया जाता है कि कोई सिटीजन जो है, नो सिटीजन कैन बी पनिश्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस, कि ऐसा नहीं है कि अगर मान लो आपने कोई गलती की है तो आपको सीधा जेल में डाल दिया जाएगा या फिर सीधा फांसी टांग दिया जाएगा। उसका एक प्रॉपर ट्रायल रहेगा, उसी के बेसिस में अगर आप कन्विक्ट फाइंड किए जाते हैं कि हाँ भाई इसने गलती की है, तभी उसके बाद आपके ऊपर मुकदमा होगा, आपको सजा सुनाई जाएगी। जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, जस्टिस प्रोवाइड करना कोर्ट का काम है, गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, fosters trust in the democratic system by preventing the misuse of power। तो बेसिकली 3 मेजर पिलर्स के अंदर डेमोक्रेसी की पावर्स को जो है डिवाइड किया गया है, कोर्ट, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। वो हम फर्दर अभी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें उसमें रहती हैं। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, 6 फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक डिस्कस किए गए हैं इन पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। The 6 fundamental rights, first is right to equality, आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक इसे डिस्कस किया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि सरकारी नौकरियों में सबको बराबर का हक है। एबोलिशन है ऑफ अनटचेबिलिटी, अछूतता को खंडन किया गया है। इक्वालिटी है बिफोर दी। इसके बाद सेकंड
फंडामेंटल राइट विच इज राइट टू फ्रीडम। इसके अंदर बहुत सारे प्रावधान आते हैं, कुछ मेजर चीजें जो है वो यहाँ पे लिखी गई हैं। ये मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अपने तरीके से इसे फ्रेम किया है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसी तरीके से लिखा गया है। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आप कहीं पे भी इकट्ठा हो सकते हैं, कोई एसोसिएशन बना सकते हैं। अब आप इकट्ठे हो गए तो कहीं ना कहीं सेटलमेंट भी करना पड़ेगा, तो मूव कर सकते हो, रिजाइड कर सकते हो कहीं पे। अब रिजाइड कर लिया तो प्रोफेशन तो कुछ ना कुछ अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो आप कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हो। अब प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया तो आपको लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की तो जरूरत पड़ेगी। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आर्टिकल 21A जो कि अभी हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं, वो राइट टू एजुकेशन का पार्ट है, आपको राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो आर्टिकल 21A यानी कि अब जो हम आर्टिकल्स यहाँ पे अगर इन डिटेल जाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आज ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि एक सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि फुटपाथ जो है वो कंपल्सरीली बनने चाहिए। वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है अंडर 19 आर्टिकल नंबर 19B के, जिसके अंदर हम बताएंगे कि हमें मूव करने का अधिकार है, राइट। तो उसके लिए पेडेस्ट्रियंस के लिए भी राइट टू मूव है ही, है ना। तो फुटपाथ जो है वो कंपल्सरीली बनने चाहिए। तो अगर हम इन डिटेल पढ़ने के ऊपर आएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। अगर फर्दर आपको इन डिटेल अगर जानना है तो नेक्स्ट वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24 प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। किसी भी बच्चे को हजार्डस इंडस्ट्रीज में काम करने की अनुमति नहीं है अगर वो 14 साल से छोटा है तो। इसके बाद बारी आती है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। आर्टिकल 25 से 28 के अंदर आप कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारा देश जो है किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं मानता है, रीजन बीइंग हम एक सेक्युलर कंट्री। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से 30 तक हम प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी कल्चर को, किसी भी उस कल्चर की लैंग्वेज को, ट्रेडिशंस ऑफ माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। माइनॉरिटीज कैन एस्टैब्लिश एंड मैनेज देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे गुरुद्वारा होते हैं, उसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ाई जाती है। इसके अलावा मदरसे होते हैं जहाँ पे मुस्लिम्स के स्कूल्स अलग से होते हैं, हाँ, हिंदू के लिए गुरुकुल्स होते हैं। तो हम किसी के भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे सवाल नहीं उठा सकते। माइनॉरिटीज जो हैं वो अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से बताया है। अगर किसी भी आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, अगर आपके किसी फंडामेंटल राइट को दबाया जाता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर अपील कर सकते हैं। इसके अंदर दोनों है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केसेस लिए जाते हैं, और हाई कोर्ट में जो है अगर आपके फंडामेंटल राइट्स और साथ ही साथ लीगल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, उन्हें दबाया गया है, तो उन्हें भी सुना जा सकता है इन हाई कोर्ट। की डिफरेंसेस किस चीज के बीच में? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपीज। डीपीएसपीज क्या होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि ये कुछ नियम है जिसके तहत सरकार जो है लीगल फ्रेमवर्क तैयार करती है। यानी कि
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी आर्टिकल ऐड करना है, सीआरपीसी, आईपीसी, इसके अंदर कुछ भी ऐड अप करना है, तो उसके कुछ प्रावधान दिए गए हैं कि इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ही आप कानून बनाएं। तो डिस्कस करेंगे इन डिटेल। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? बेसिक राइट्स हैं, गारंटी किए गए हैं जो कि सिटीजन्स को। और फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं? ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सिटीजन्स की। डीपीएसपी क्या है? गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट। पर्पस क्या है इन चीजों का? प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स के फ्रीडम एंड इक्वालिटी को। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? एनकरेज करते हैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप को। ये आप इन डिटेल आप जान सकते हैं अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपीज के बारे में पढ़ना है। फर्दर हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज अगर आपकी जिज्ञासा ज्यादा है तो आप पार्ट 4 एंड पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, आप इसे चेक कर सकते हैं ऑन गूगल या फिर AI, ChatGPT वगैरह, जो भी आप करना चाहें। पर्पस क्या है? पर्पस हमने डिस्कस कर लिया। फॉलो क्यों कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन फॉलो कर रहे हैं? सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट फॉलो कर रही है फंडामेंटल राइट्स को, सिटीजन्स फॉलो कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को, और डीपीएसपी को गवर्नमेंट फॉलो करती है। एनफोर्सेबल कौन है? सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनफोर्सेबल बाय कोर्ट? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपीज। तो ऑप्शन ए, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से पार्ट में बताए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में? पार्ट 3 फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन पार्ट 4A या फिर आर्टिकल 51A। डीपीएसपीज जो हैं वो पार्ट 4 फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51 डिस्कस किए गए। फर्दर सिग्निफिकेंस डिस्कस किए गए हैं कि किसका क्या सिग्निफिकेंस है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपीज के सिग्निफिकेंस क्या है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो फ्रीडम, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद सेफगार्ड करते हैं मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर को, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, एनफोर्सेबल हैं इन कोर्ट इफ वायलेटेड। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं? सिटीजन्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिमाइंड करवाते हैं, प्रमोट करते हैं पेट्रियाटिज्म को, नेशनल यूनिटी को, डिसिप्लिन को, रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, और किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसे प्रोटेक्ट करना है। ये सारी चीजें फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर मेंशन की गई हैं। डीपीएसपीज क्या है? प्रोवाइड करते हैं एक गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज। एम करते हैं टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, promote welfare, reduce inequality, provide education, healthcare, and improve living standards. अब जैसा कि हम बात कर रहे थे आर्टिकल 21A विच इज राइट टू एजुकेशन, इसे ऐड किया गया था 2009 में, जिसके तहत फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी एज 6 to 14 के बच्चों के लिए। अब ऐसा नहीं है कि हर स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा होता है। आप प्राइवेट स्कूल्स से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि भाई 6 से 14 साल का हूँ तो ट्यूशन फीस क्यों ली जा रही है। प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल 86 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2002 में इसे बनाया गया था, ऐड किया गया था आर्टिकल 21A को, बट इसे एनफोर्स करने में कुछ साल लगे और इसे 2009 में एक एक्ट लेके आया गया, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, जिसके तहत इसे एनफोर्स किया गया। ये क्रूशियल क्यों है? ये एक फंडामेंटल राइट है हमारी पढ़ाई के लिए। 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। इलिटरेसी को रिड्यूस करता है और
नेशनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस को स्ट्रेंथन करता है, प्रमोट करता है इक्वालिटी को, यानी कि गरीब घर के बच्चे जो है वो बिना पढ़ाई लिखाई के क्यों रहें, उन्हें भी पढ़ाई लिखाई करने का पूरा हक है, इसलिए उन्हें मुफ्त में शिक्षा देने का प्रावधान लेके आया गया है। एम्पावर करता है चिल्ड्रन को नई स्किल्स सीखने में, नॉलेज गेन करने में, कॉन्फिडेंस गेन करने में और सोशल अवेयरनेस पाने में एम्पावर करता है आर्टिकल 21A ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। चाइल्ड लेबर को प्रिवेंट करता है, जिसके अंदर बताया गया कि हजार्डस इंडस्ट्रीज में काम करना मना है अंडर एज ऑफ 14। सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये हम डिस्कस कर रहे थे, हमने बात किया था कि 3 पिलर्स हैं हमारे डेमोक्रेसी के, विच आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो कि लॉ बनाती है ना। तो लेजिस्लेचर मेक्स लॉज एंड कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट्स एक्शंस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। यानी कि अगर मान लो सरकार ने कोई लॉ बना दिया, अब बनता कैसे लॉ, है ना। मान लो मैं एक मंत्री हूं, मैं किसी को बोला कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे एक लॉ चाहिए, है ना, तो मैं उसको फ्रेम कर लिया, उसको लिख लिया तरीके से, है ना, फिर उसको जो है लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी एक में पेश किया जाएगा। अब मान लो लोकसभा से बिल पारित हो गया, यानी कि पास हो गया कि हाँ भाई ठीक है, इसको जो है हम अपना लॉ एज अ लॉ ऐड कर सकते हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो लोकसभा से पास हो गया, अब लोकसभा से पास होने के बाद जाएगा वो राज्यसभा में, अब राज्यसभा से पास होना चाहिए, अब राज्यसभा में भी पास हो गया, फिर जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट बोलेगा हाँ भाई ठीक है इसको पास कर दो, तो वहां से भी पास हो गया। पर अब सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हमारी जुडिशरी, पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, वन ऑफ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, उसे देख सकती है। अगर उसे लगता है कि नहीं ये सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के लिए ठीक नहीं है, तो जुडिशरी उसको मना कर सकती है कि नहीं भाई इसके अंदर बदलाव लेके आए जाए, इसको अमेंड करो और फिर दोबारा से जो है लेके आओ, है ना। तो बेसिकली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक ढांचा, एक बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है मना कर सकता है किसी भी बिल को पास होने से। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है लॉ एंड पॉलिसीज को, है ना। यानी कि अगर सरकार ने कोई लॉ पास कर दिया तो वो ठीक से फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो देखने का काम एग्जीक्यूटिव का है, ठीक है। implements laws and policies, its enforcement agencies are regulated by parliamentary laws and judicial reviews। अब ये जो एग्जीक्यूटिव है ये बेसिकली थोड़ा सा पिसा हुआ है ना, ये लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच में फंस जाता। लेजिस्लेचर बोलता है कि भाई मैंने लॉ पास कर दिया, अब तू संभाल ले। जुडिशरी बोलती है कि भाई कुछ भी दिक्कत हुई तो मेरे पास आ, है ना। तो दोनों का दबाव बना रहता है। तो आप देखते भी होंगे किसी एसपी का तबादला हो गया अपने, क्योंकि उसको रिपोर्टिंग तो उसकी जुडिशरी के पास है, पर उसे फॉलो वो करना है जो कि लॉ बना है, कहाँ पे, पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में, उसे फॉलो वो करना है पर रिपोर्ट करना है जुडिशरी को, तो वो बीच में फंस जाता है। नेक्स्ट आ जाता है जुडिशरी, इंटरप्रेट्स लॉज, अपहोल्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्ट्स सिटीजंस राइट्स, इट एंश्योर्स लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इसे एज अ कॉमन पीपल हम भी रेगुलेट कर सकते हैं बाय अ फ्यू थिंग्स जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड की गई, जैसे जिनमें से एक है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप
कोर्ट में PIL फाइल कर सकते हैं कि मुझे इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है वो लायबल है आपको जानकारी प्रोवाइड करने के लिए, है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। राइट टू इन्फॉर्मेशन इसका एक सब पार्ट मान लो आप, है ना। तो बेसिकली PIL जो है वो आप जुडिशरी में फाइल करते हो कि भाई आपको किसी डिपार्टमेंट के ऊपर केस करना है, तो आप PIL फाइल कर सकते हैं। This division safeguards democratic values by ensuring accountability and preventing abuse of authority. Initiatives like PIL further empowers the judiciary to ensure justice for all. PIL है क्या? PIL पिटीशन फाइल करना कोर्ट में टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट और एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स of disadvantaged groups who cannot approach the court themselves. यानी कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में मान लो कहीं पे पॉल्यूशन हो रहा है ना, किसी एक फैक्ट्री की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, तो आप PIL फाइल कर दो कोर्ट में कि भाई ऐसे ऐसे है, उस फैक्ट्री की वजह से उस जगह पे पॉल्यूशन बहुत हो रहा है और लोगों को उस वजह से दिक्कत आ रही है। तो अब कोर्ट जाएगा किसके पास? उस पर्टिकुलर फैक्ट्री के पास कि हाँ भाई अपना पॉल्यूशन इंडेक्स चेक करो, है ना, कि तुम्हारी वजह से कितना पॉल्यूशन फैल रहा है। तो वो देखेंगे कि हाँ भाई एक लिमिट में फैल रहा है, क्या है, उसके ऊपर चीज़ें डिस्कस की जाएंगी और आपकी सुनवाई होगी। तो बेसिकली आपके फंडामेंटल राइट्स अगर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या फिर कुछ भी है, तो आप अपनी PIL फाइल कर सकते हो जाके कोर्ट में। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स को, डिलीवर करता है जस्टिस पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड को, एड्रेस करता है पब्लिक इश्यूज को एड्रेस करता है। पॉल्यूशन है, चाइल्ड लेबर है, करप्शन है ना, ऐसा कुछ भी है। मान लो आप कहीं पे जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गए, अपना बर्थ सर्टिफिकेट, वहां पे किसी ने आपसे पैसे मांग लिए, तो वो करप्शन है। आप उसके उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अगेंस्ट PIL फाइल कर सकते हो कि भाई इस बंदे ने मेरे से पैसे मांगे हैं, तो आप उसको कोर्ट संभालिए, है ना। एनहांस करता है गवर्नमेंट एंड पब्लिक अथॉरिटी की अकाउंटेबिलिटी को। हु कैन फाइल अ PIL? कोई भी सिटीजन फाइल कर सकता है, कोई सोशल वर्कर फाइल कर सकता है, लॉयर फाइल कर सकता है, NGO फाइल कर सकता है। नो पर्सनल अफेक्शन बाय द इशू इज रिक्वायर्ड। तो कहाँ पे फाइल किए जा सकते हैं? फाइल किए जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर फंडामेंटल राइट्स का केस है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो, और आर्टिकल 226 के अंदर आप हाई कोर्ट में PIL फाइल कर सकते हो, विच इज अगेंस्ट योर फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स। एग्जाम्पल क्या है? कहीं पे चाइल्ड लेबर हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, पब्लिक पार्क में कुछ हो रहा है, फॉरेस्ट जो है वो डिप्लीट किए जा रहे हैं, बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है स्कूल्स में और हॉस्पिटल्स में, तो आप उसके अगेंस्ट PIL फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रिंसिपल है ऑफ डेमोक्रेसी, विच इज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल टू देयर सिटीजन्स, fostering trust and ensuring checks on power. This is achieved through various mechanisms that uphold those core principles. तो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं, पब्लिक डिबेट कंडक्ट करवाई जाती है, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। सिविल सोसाइटी एंगेजमेंट, active participation from citizens and civil society groups ensures continuous public oversight and feedback. तो बेसिकली सरकार आए, बात करे, आंकड़े यानी कि डाटा प्रेजेंट करे, वो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के अंदर में आता है। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है आर्टिकल 2005 में। एक्ट पास किया गया था राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके तहत आप किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से जवाब मांग सकते हैं।
These institutional and policy frameworks strengthen democracy by making governance more responsive and responsible. मल्टी पार्टी सिस्टम है कि भाई किसी एक पार्टी के पास सारी पावर ना चली जाए, जैसे सिर्फ बीजेपी ही ना जीतती रहे तो और पार्टियां भी अपना अपना जान लगा रही होती, जिनमें कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस है, जन स्वराज पार्टी है, जिसके अभी बिहार में जो इलेक्शन बाई इलेक्शन हुए वहां पे रिसेंट में एक जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट ने जीत हासिल की। मल्टी पार्टी सिस्टम है, डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी पावर में रहे, एक ही प्राइम मिनिस्टर को आप बहुत सालों तक देखते रहें, ऐसा नहीं। मल्टी पार्टी सिस्टम है, आप जिस मर्जी पार्टी को चाहे वोट कर सकते हैं। लीगल फ्रेमवर्क, parties operate under the rules and regulation laid down by the Representation of the People Act 1951, ensuring a structured and fair electoral process। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शंस के टाइम पे हुड़दंगबाजी बहुत होती है, तो एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 आया था, जिसके अंदर उस हुड़दंगबाजी को कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, जिसके तहत एक स्ट्रक्चर्ड और फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस जो है फ्रेम किया गया था। गवर्नमेंट फॉर्मेशन, अगर 50% से ज्यादा सीट आपकी आ गई तो आप जीत जाएंगे, और दूसरी पार्टी जो है जिसकी कम है वो ऑपोजिशन बन जाएगी। द पार्टी और कोलिजन सिक्योरिंग ओवर 50% ऑफ सीट्स इन Parliament or state assemblies form the government, with the largest opposing group serving as the opposition। Guiding principles, guiding principles क्या हैं? Each political party is guided by distinct ideas। अब हर किसी के अलग अलग आइडियाज होते हैं, बीजेपी के अलग आइडियाज हैं, कांग्रेस के अलग आइडियाज हैं, जनता पार्टी के अलग आइडियाज हैं, तो वो सबका अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से होता है, जिसके बारे में हम ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे। सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, सेफगार्ड करना वल्नरेबल ग्रुप्स के राइट्स को, ये हमारी सरकार का काम है। इंक्लूसिव प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सभी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए राइट्स जो है वो इंश्योर किए जाते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, addressing historical disparities through fair distribution of opportunities and resources, ensuring no one is left behind। अब ये देखना बहुत जरूरी है कि पुराने समय पे कौन सा पिछड़ा हुआ वर्ग था, ताकि उसको बढ़ावा देके आगे लाया जा सके, इसलिए रिजर्वेशन का प्रावधान लेके आया गया था, जो कि हर 10 साल में रिव्यू किया जाता है और दोबारा से पास किया जाता है। Constitutional mandate, Article 46 directs the state to promote the educational and economic interests of weaker sections, safeguarding against exploitation। तो Article 46 जो है वो DPSP के अंडर में आता है, Part 4 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर स्टेट को बताया गया है कि भाई आपको प्रमोट करना एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। की पिलर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, लेजिस्लेटिव, तो कौन से एरिया के बारे में बात करेंगे, उसमें की इंस्टीट्यूशन, मेन इंस्टीट्यूशन कौन है और उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या है, ये अभी हम देखने वाले हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसेस यानी कि लॉ बनाने का प्रोसेस, वो कहाँ पे बनाया जाता है, वो बनता है लेजिस्लेचर में, यानी कि पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? पार्लियामेंट में आता है राज्यसभा और लोकसभा, और स्टेट लेजिस्लेचर में आते हैं विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में है, आप वो उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हो सकता है। आप उन्हें अगर चेक करना है कि कौन कौन सी स्टेट्स में विधान परिषद है, तो आप एक बार गूगल कर सकते हैं। ये करती क्या है, डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या है, रिप्रेजेंटेशन और डेलिब्रेशन को चेक करती है। इसके बाद बारी आती है इलेक्टोरल प्रोसेस,
कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव, सॉरी, स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर भी जो है लोकल जो हमारे इलेक्शंस होते हैं, जैसे पंचायत के या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के, वो उसके अंडर में आता है। इलेक्टोरल प्रोसेस को देखना इनका काम है। पार्टिसिपेशन और इक्वालिटी को इंश्योर करते हैं। इसके बाद हमारे पास बारी आती है जुडिशियल प्रोसेस। कौन देखता है? कोर्ट देखते हैं। रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना इनका काम है। जस्टिस प्रोवाइड करना इनका काम है। पार्टिसिपेटरी प्रोसेसेस कौन कवर करता है? ये सब चीजें मीडिया कवर करती है, सिविल सोसाइटी कवर करती है। क्या करते हैं? डिबेट करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को इंश्योर करते हैं, यूज करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। फिर अकाउंटेबिलिटी कौन इंश्योर करता है? सीएजी, लोकपाल, सीवीसी, सीआईसी, इनके बारे में क्या क्या होता है? सीवीसी क्या होता है, लोकपाल क्या होता है, सीआईसी क्या होता है, इसको फर्दर अभी हम डिस्कस करेंगे। ये इंश्योर करते हैं ट्रांसपेरेंसी को। डिसेंट्रलाइजेशन करना, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज बनाई गई हैं ग्रास रूट पार्टिसिपेशन के लिए, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे पंचायत है, आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज हैं जिनके इलेक्शन को कंडक्ट करवाने का काम कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। फेडरलिज्म, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, पावर को डिवाइड करने के लिए। फीचर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन दिया गया है। एग्जांपल्स को डिस्कस करना है कि कहाँ पे ये फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट हो रहा है। पॉपुलर सॉवरेनिटी कहाँ पे? लोकसभा, असेंबलीज, लोकल बॉडीज इलेक्शंस में, है ना? लोकसभा में, राज्यसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और लोकल लेवल पे पॉपुलर सॉवरेनिटी की पावर हमें देखने को मिलती है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ कहाँ पे? एवरीवन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इज equally subject to the law, such as traffic rules applying to all citizens without exception। तो ट्रैफिक रूल्स हैं तो ये सबके लिए बराबर है। कोई भी लॉ है, अगर आपने कोई क्रिमिनल कन्विक्शन है तो सबके लिए बराबर है। सेपरेशन ऑफ पावर्स, पावर का सेपरेशन किस किस के अंदर होता है? हमने डिस्कस किया था। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी में जो है सेपरेशन होता है, क्या करने के लिए होता है? वो इंश्योर करता है चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन्स जो है अपने फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करते हैं। फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना? 6 जो हमने फंडामेंटल राइट्स डिस्कस किए गए थे उन्हीं की बात हो रही है। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। मल्टी पार्टी सिस्टम को हम डिस्कस कर चुके हैं। रोल ऑफ मीडिया, जिसको हम फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, यानी कि 3 पिलर कौन हुए? 3 पिलर हुए आपका जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, एंड फोर्थ पिलर which we usually say is मीडिया। इन्फॉर्म करना है इनका काम, पब्लिक को इन्फॉर्म करना। वो कैसे भी हो सकता है, वो आपको यूट्यूब के माध्यम से बता सकते हैं, वो आपको टीवी के माध्यम से बता सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, किसी मैगजीन के माध्यम से, बट इन्फॉर्म करना है। कुछ भी हो रहा है देश में, दुनिया में, कुछ भी हो रहा है, बताने का काम मीडिया का है। वॉइस है हमारे। अगर आपको कोई भी मुद्दा उठाना है एक बड़े लेवल पे, तो आपको किसी ऐसी चीज के पास, किसी ऐसे डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा जो आपकी आवाज को लोगों तक पहुंचा पाए। आप पार्क में जाके एक माइक लगा के कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर लोगे? 100 लोग मुश्किल से। पर न्यूज़पेपर जो कि करोड़ों लोग पढ़ते हैं डेली, उसके अंदर जब आपका आर्टिकल छपेगा तो वो कितना बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है। एक फेमस यूट्यूब चैनल पे जब एक फेमस एंकर आपकी बात लोगों तक पहुंचाएगा तो उसका इम्पैक्ट कितना जाने वाला है, वो आप खुद भी समझ सकते हैं। लास्ट, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, इट्स critical role is upholding democratic principles and safeguarding public voice makes it an essential check on power. So, meme moments. When government says nothing to see here and media replies cool cool. So
व्हाट अबाउट दीज डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो जब गवर्नमेंट बोलती है कि कुछ है नहीं है, मीडिया आती है निकल के, हाँ भाई इसके बारे में कौन बताया, देख देख ये डाटा देख, है ना। तो मीडिया का यही काम है। नेक्स्ट जो है अभी हम फर्दर थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे डिस्कस करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसीज के बारे में। वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या कुछ है। अभी इस पार्ट में इतना ही। थैंक यू एंड बने रहिए आप ओनली CBSE के साथ।